एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो समरी लेकर आई हूँ वो है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, रिटन बाय आर.के. नारायणन, BA थर्ड ईयर इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैंने आज एक नया तरीका सोचा है कि समरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अगर मैं पहले इंग्लिश पढ़ूँगी और फिर हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊँगी आपको तो बहुत ज़्यादा समय इसमें वेस्ट होगा। मैंने आज पहले से ही हिंदी ट्रांसलेट करके रखी है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसको, ताकि आपको समरी अच्छे से समझ आ जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। अगर फ्रेंड्स वीडियो ये मेरी पसंद आई, ये तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे और मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए दूसरे जो पार्ट हैं इसी समरी के वो मैं इसी तरह बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपनी समरी को शुरू करते हैं। आर.के. नारायणन के उपन्यासों में मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है। जो आर.के. नारायणन के जो प्ले होते हैं उसमें जो मालगुडी एक इमेजिनरी प्लेस है। उन्होंने अपने बहुत सारी स्टोरीज़ और नोवेल में मालगुडी नाम का एक प्लेस रखा है, जो कि एक दक्षिण भारत का टाउन है। वो इसी को यूज़ करते हैं। नाटक द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो नायक है वो मरग्या है। इस जो नोवेल है ये, इसका जो हीरो है वो मरग्या नाम का है। वह अपने एक लोहे के संदूक, एक शाही की दवा तथा लाल रंग की बही के साथ बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जब मरग्या अपने काम के लिए सुबह जाता है, बैंक के सामने एक बरगद का पेड़ है, वो वहाँ पर डेली जाकर बैठता है अपने कार्य के लिए। वो एक लोहे का संदूक लेकर जाता है, एक लाल रंग की किताब लेकर जाता है जिसे कि हम बही खाता कहते हैं, और वो एक दवात लेकर जाता है। वो ये सभी चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है और उस बरगद के नीचे वो बैठता है। वह वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ है। वो जो फाइनेंशियल जिसको प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करता है। वो पैसे के मामले में वो एक विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि वह वित्तीय मुसीबत में फंसे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता है। उस गाँव के जितने भी व्यक्ति अगर पैसे की वजह से वो फंसे हुए हैं प्रॉब्लम में, तो उनकी सहायता करता है वो। वह अपना वास्तविक नाम भूल चुका है, लोग उसे मरग्या के नाम से पुकारते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो रास्ता दिखाता है। फ्रेंड्स, जो मरग्या नाम है उसका मीन्स होता है रास्ता दिखाने वाला। मरग्या भी एक ऐसा ही व्यक्ति है, क्योंकि वो पैसे से हेल्प करके व्यक्तियों को वो रास्ता दिखाता है। इस प्रकार मरग्या उन लोगों को रास्ता दिखाता है जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। वह मुर्दे ले जाने वाली जाति से संबद्ध है। वह अत्यधिक धन प्रेमी है। वो एक ऐसी जाति से संबंध रखता है जिनके जाति में मुर्दों को ले जाया जाता है। और जो मरग्या है, आर.के. नारायणन ने इस प्ले में मरग्या नाम के कैरेक्टर को दिखाया है, जो कि धन चाहता है। बस उसका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरीके से धन आए उसके पास और वो धनी बन जाए। मरग्या केंद्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक के सामने बैठता है। वो बैंक के सामने एक वृक्ष है बरगद का, उसी के नीचे वो बैठता है। इस भवन को 1914 में बनाया गया था। जो वो भवन है जिसके सामने वो बैठता है उसे 1914 में बनाया गया था, तथा यह एक सुंदर इमारत है। इसके सामने एक विस्तृत मैदान है जहां मरग्या बैठता है। उसके सामने अनेकों ग्रामवासी तथा मजदूर उसकी सहायता प्राप्त करने हेतु बैठे हैं। अब ये सीन जहां का दिखाया गया, वहां पर बहुत सारे जो गांव वाले हैं जो उसकी मदद चाहते हैं, वो वहां पर चारों तरफ मरग्या के बैठे हुए हैं। उसकी आयु 42 वर्ष है। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये MCQs में आते हैं, ये आप ज़रूर याद रखें। बैंक का क्या नाम था, कितने वो बिल्डिंग जो है कितने सन में बनाई गई थी और उसकी आयु कितनी थी। मरग्या की आयु इस प्ले में 42 वर्ष दिखाई गई है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। मरग्या इस वृक्ष के नीचे प्रतिदिन अपने लोहे के संदूक के साथ आता है। उसके इस संदूक में मुख्य वस्तु कर्ज लेने हेतु भरे जाने वाले प्रार्थना पत्र थे। उसके संदूक में जो मरग्या डेली लाता है उसमें क्या होता है, मरग्या उस संदूक में जो फॉर्म्स होते हैं लोन लेने के लिए, वही उसके संदूक में रखे रहते हैं, और एक लाल रंग की किताब रखी रहती है जिसमें वो उन सभी व्यक्तियों का लेखा जोखा रखता है। जब उसके पास सबसे पहले कोई ग्राहक आता था तो वह यह पूछता था कि उसके पास कर्ज का आवेदन पत्र है। जब उसके पास कोई व्यक्ति कर्ज लेने आता था
तो मरग्या ये पूछता है क्या तुम्हारे पास फॉर्म है लोन लेने के लिए या नहीं। यदि उसके पास कोई फॉर्म नहीं होता था तो वह उस व्यक्ति से बैंक जाने तथा कुछ फॉर्म्स लाने के लिए कहता था। तो मरग्या कहता था अगर तुम्हारे पास फॉर्म नहीं है तो बैंक में जाओ और फार्म लेकर आओ। मरग्या ये आवेदन पत्र भरता था। फिर जब वो व्यक्ति फॉर्म लेकर आता था तो मरग्या उन फॉर्म्स को भरता था तथा इसके भरने की एक राशि उनसे लिया करता था और फॉर्म भरने के वो पैसे लिया करता था। अगर ये फॉर्म कभी कभी बैंक से नहीं मिल पाते थे तो मरग्या ग्राहकों को इन आवेदन पत्रों को बेचता भी था। अगर बैंक से उन व्यक्तियों को वो फॉर्म नहीं मिल पाते थे तो मरग्या जो अपने संदूक में फॉर्म्स रखे रहते थे उन्हें देता था और उनसे पैसे ले लेता था। मरग्या उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक व्यक्ति था जो ऋण चाहते थे। मरग्या उनके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति था जो व्यक्तियों को कर्ज चाहिए था। बैंक के लिपिक ग्रामवासियों को हतोत्साहित किया करते थे। जो बैंक के व्यक्ति हैं, जो बैंक में कर्मचारी हैं, क्लर्क वगैरह हैं, वो व्यक्तियों को बहुत हतोत्साहित करते थे, उनकी हेल्प नहीं करते थे। लेकिन मरग्या उनकी हेल्प करता था तथा उन्हें उनके खाते का विस्तृत विवरण तक नहीं देते थे। बैंक में क्या करते थे, जैसे जो गांव के व्यक्ति होते थे वो अनपढ़ होते थे, गांव में बैंक में जाते थे लोन लेने के लिए तो वहां पर उन्हें पूरा विवरण नहीं दिया जाता था, पूरी तरीके से उनकी हेल्प नहीं की जाती थी जब तक कि वे अपनी खाता पुस्तिका न दिखा दें। जब तक वो अकाउंट बुक ना दिखा दें तब तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। परंतु मरग्या के पास ये सब विवरण उसकी व्यक्तिगत पुस्तिका में लिखे होते थे। लेकिन जो मरग्या था उसके पास जो वो लाल किताब होती थी उसमें वो सभी व्यक्तियों के विवरण रखा करता था। अधिकतर विवरण तो उसके मस्तिष्क में ही वैसे ही याद हुआ करते थे। मरग्या एक तेज बुद्धि का व्यक्ति था। उसके किसने कितने पैसे लिए हैं, किसको कितने पैसे देने, सभी चीज़ों का विवरण मरग्या के दिमाग में रहता था। वह लोगों को परामर्श दिया करता था कि अगर वे पूर्व में लिए गए ऋण का आधा भाग बैंक में जमा कर दें तो उन्हें एक नया ऋण ले सकते हैं। वो व्यक्तियों को ये समझाता था कि तुम्हें जितना भी लोन लेना है उसका आधा भाग तुम्हें बैंक में जमा करना होगा और जिस कारण तुम्हारा नया लोन निकल जाएगा। मरग्या एक हास्यात्मक व्यक्ति है। वो हंसी भी करता है। वह बूढ़ा होने के विचार से बड़ा भयभीत हो जाता है क्योंकि मरग्या बूढ़ा होना नहीं चाहता, इसीलिए वह चश्मा पहनना नहीं चाहता है। इसे अपनी नाक के ऊपर संतुलन बनाकर पहनता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा जो मुनीम वगैरह होते थे वो यहाँ पर अपना चश्मा रख के इस तरह से देखते थे, बहुत फ़नी लगते थे। इसी तरीके से मरग्या भी करता है। वह इसे इसलिए पहनता है कि कहीं उसकी ज्योति पुनः दुर्बल न हो जाए, कहीं उसकी आँखों की रोशनी ना चली जाए। वो दिखाने की वजह से यहाँ पर अपनी नोज़ पर चश्मा लगाए हुए रहता था। मरग्या ने यह चश्मा अपनी पत्नी के आग्रह पर UN स्टोर से खरीदा था। फ्रेंड्स, इस लाइन को दोबारा मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मरग्या ने जो अपना चश्मा लिया था वो UN स्टोर से ख़रीदा था। क्यों ख़रीदा था? क्योंकि उसकी पत्नी बार बार उससे आग्रह करती थी कि आप चश्मा ले लीजिए, तभी मरग्या ने वो चश्मा लिया उस स्टोर से। यह उसके मित्र की दुकान थी। जहाँ से मरग्या ने ये चश्मा लिया वो उसके मित्र की दुकान थी। मरग्या ने इस चश्मे की कीमत अदा नहीं की। अभी तक पैसे नहीं दिए थे मरग्या ने, क्योंकि वो एक लालची व्यक्ति था। जब दुकानदार ने चश्मे की कीमत देने के लिए कहा तो उसे याद दिलाया। मरग्या ने उसे डांट दिया कि स्मरण कराने का यह उपयुक्त समय नहीं है। चश्मे के दुकानदार ने इस पर क्षमा याचना की, परंतु मरग्या ने उसे कह दिया कि किसी व्यक्ति को उसके घर भेज दो जो चश्मे को वापस लेने के लिए। जो अपने मित्र से उसने चश्मे लिए थे और पैसे नहीं दिए। यदि जो चश्मे वाला मरग्या से कहता था कि आप मेरे चश्मे के पैसे दे दीजिए, तो मरग्या कहता था ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे पैसे मांगने का। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो किसी को मेरे घर पे भेज देना, तुम्हारे चश्मे ही वापस भेज दूँगा, ताकि वो पैसे ना मांग सके। क्योंकि उससे अच्छे चश्मे की आवश्यकता थी। मरग्या ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मरग्या उन चश्मों से और भी अच्छे चश्मे वो लेना चाहता था। किसी कारणवश चश्मे वाले ने वह दुकान बंद कर दी। जिस दुकान से उसने चश्मे लिए थे वो दुकान बंद कर दी तथा एक साधारण वस्तुओं की दुकान खोल ली। परंतु मरग्या ने उस चश्मे की कीमत अदा नहीं की और वह चांदी का चश्मा आज भी उसकी नाक पर है।
जो दुकानदार था उसने कुछ दिन ये चश्मे की दुकान रखी, लेकिन किसी कारणवश उसने वो दुकान बंद कर दी और अपने किसी और वस्तुओं की दुकान खोल ली। लेकिन अभी मरग्या ने उसके पैसे नहीं दिए हैं। वो चांदी का चश्मा था जो उसकी नोज पर आज भी रखा हुआ है। जब लोगों को धन की अत्यधिक आवश्यकता होती थी तो मरग्या के पास आते थे। मरग्या कहता था कि वह ऋण लेकर उसे भूल जाएंगे। जब भी व्यक्तियों को ज़रूरत होती थी उसके पास जाते थे कि हमें ऋण दे दीजिए, लेकिन मरग्या कहता था जब ऋण ले लोगे तो मुझे भूल जाओगे। एक दिन कांदा नाम का एक व्यक्ति 15 मील दूर से उससे ऋण लेने आया। एक दिन एक कांदा नाम का एक व्यक्ति था, वो 15 मील पैदल चलकर आया था ताकि वो मरग्या से ऋण ले सके। कांदा के पास काफ़ी ज़मीन, घोड़े, पशु तथा अन्य साधन थे। कांदा के पास सभी चीज़ें थीं, परंतु वह एक जुआरी तथा शराबी था। कांदा के पास बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन वो एक शराबी था और जुआरी था। वो जुआ खेलता था, इसीलिए वह सदैव इस बहाने से ऋण मांगता था कि उसे अपनी लड़की की शादी करनी। वो झूठ बोलकर मरग्या के पास आता था कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो शराब पी सके और जुआ खेल सके। वह पूर्व में ही अपना सब कुछ बैंक में बंधक रख चुका था। जो कांदा नाम का जो व्यक्ति था वो पहले से ही बैंक में उसका सब गिरवी रखा जा चुका था तथा अब वह फिर मरग्या के पास ऋण मांगने आया है। मरग्या ने कांदा को सलाह दी कि संयुक्त ऋण ले ले, कि तुम किसी के साथ मिलकर ऋण ले लो, तुम्हें ऐसे तो कोई ऋण नहीं देगा। तथा अपने समक्ष बैठे सभी व्यक्तियों से पूछा कि कोई उसके साथ संयुक्त ऋण लेने को तैयार है। कांदा ने सभी व्यक्तियों से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ ऋण ले सकते हो, साझे के पैसे लोन निकाल सकते हो। लेने को तैयार, लेकिन कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। इस पर सभी ने उसे यह मना कर दिया कि संयुक्त ऋण पर हस्ताक्षर करना तो भाई के साथ भी खतरे से खाली नहीं है। सभी व्यक्ति जो बैठे थे उन्होंने ऋण लेने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, साझे की चीज़ तो भाई की भी बुरी होती है, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऋण नहीं लेंगे। मरग्या अपने सगे भाई से ईर्ष्या करता था, वो बहुत जलता था, इसीलिए वह कहता था कि वह भाई की बात नहीं कर रहा है, वह तो मानव प्राणियों की बात कर रहा है। मरग्या ने इस पर व्यंग किया कि मैं अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। मरग्या ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था जो उसके उद्देश्य से संबंधित ना हो, अर्थात जो पैसों से संबंधित ना हो। मरग्या ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं सुनता था। वह लोगों की काफ़ी सहायता करता था, अगर यह उसके धन कमाने के उद्देश्य से संबंधित था। इसीलिए उसने मलाना नामक एक श्रमिक को बुलाया। वो इसलिए उसकी बात सुन रहा था क्योंकि उसके पैसे से संबंधित था, उसकी भी कमाई होती। तभी मरग्या ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम मलाना था, एक श्रमिक था वो, और कहा कि उसे संयुक्त ऋण पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। उस मलाना व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम दोनों मिलकर ऋण ले लो। मलाना पहले ही ऋण ले चुका था, अतः उसने मलाना को 75 रुपये अपने खाते में जमा करने हेतु दिए। मलाना पहले से ही ऋण ले चुका था। मरग्या ने कहा कि तुम 75 रुपये अपने खाते में जमा कर दो, इस प्रकार उसका आधा ऋण अदा होने पर बैंक उसे नया ऋण दे देगा। तुम अपने 75 रुपये बैंक में जमा कर दो, तुम्हें नया लोन मिल जाएगा। मलाना इस धन को 7.5% ब्याज की दर से कांदा को उधार देगा। जो उसे लोन मिलेगा उसमें से जो मलाना है, जो दूसरा व्यक्ति है कांदा, उसे ऋण मिल जाएगा 7.5 रुपये की ब्याज पर, जबकि बैंक उससे मात्र 4.5% की दर पर देगा। बैंक से वो लोन 4.5 रुपये प्रतिशत की दर पर लेगा, लेकिन मलाना को जो दूसरे व्यक्ति को लोन देगा वो 7.5 की उससे देगा, तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। इस प्रकार मरग्या ने अपनी ओर से कुछ भी धन कांदा को ऋण स्वरूप दे दिया, थोड़ा बहुत दे दिया जो ऋण उसे देना था। इसी प्रकार से मरग्या सारे दिन शाम तक कठोर परिश्रम करता था तथा जब वह अपने लोहे के संदूक को बंद करता तो मजदूर लोग समझ लेते थे कि अब वित्तीय जादूगर अपने बैंक को आज के लिए बंद कर रहा है। जब पूरा दिन हो जाता था मरग्या को काम करते करते, सबको लोन दिलाते दिलाते, तो मरग्या जब अपना संदूक बंद करता था तो जो आसपास के जो लोग होते थे वो कहते थे कि देखो, वित्तीय जादूगर अब अपना बक्सा बंद कर देगा और आज का जो काम है वो यहीं बंद हो जाएगा। मरग्या एक पुत्र का पिता भी था जिसका नाम बालू था। मरग्या का एक पुत्र था जिसका नाम बालू था। मरग्या घर पहुंचा तथा उसने
सामने वाले कमरे में बेंच के नीचे अपने संदूक को रख दिया। जब मरग्या घर गया तो अपना जो संदूक होता है उसे बेंच के नीचे रख दिया। उसका पुत्र आया वहाँ पर बालू, और उससे पूछने लगा कि उसके लिए कुछ लाए हो क्या? बाबा, मेरे लिए कुछ लाए हैं आप? नहीं, बाबा ने कहा, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। मरग्या ने प्रतिदिन की भांति उससे कह दिया कि कल उसके लिए एक छोटा सा इंजन लेकर आएगा। बालू ने पूछा, क्या बाबा आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? मरग्या ने कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक इंजन ला दूंगा। वो हमेशा से ही बालू को ऐसे ही एक्सक्यूजेस देते थे। पिता व पुत्र के बीच यह प्रतिदिन की प्रक्रिया होती थी। इसी तरह की बातें होती थीं। बालू कुछ लाने के लिए कहता था और जो मरग्या था वो मना करता था, परंतु मरग्या उसके लिए कभी कुछ नहीं लाता था, क्योंकि वह इन तुच्छ वस्तुओं के ऊपर अपनी कष्ट की कमाई को बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्योंकि जो मरग्या के जो विचार थे, वो सोचता था कि मैं ये छोटी मोटी ये बेकार की वस्तुएं हैं, जो खिलौने होते हैं बच्चों के, मैं इन पर अपना जो कष्ट की कमाई है वो बर्बाद नहीं करूँगा। हालांकि वह अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। मरग्या अपने बालू जो पुत्र था उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन धन से ज़्यादा नहीं करता था। धन को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वो। मरग्या का पिता 14 डिग्री विनायक स्ट्रीट में एक निर्जन स्थान पर आ बसा था। मरग्या के जो पिता थे वो एक 14 डिग्री विनायक स्ट्रीट में एक निर्जन, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वीरान जगह पर आकर रहने लगे थे। यहाँ आसपास में कोई भी घर नहीं था। पिता की मृत्यु के पश्चात संयुक्त परिवार एक साथ नहीं रह सका। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मरग्या की जो फैमिली है, जो वो आई थी, उसके बारे में बात हो रही है। उसके पिता किस तरह आए थे, वो एक निर्जन स्थान पर आकर रहने लगे थे। उनके आसपास कोई भी घर नहीं था। पिता की मृत्यु के पश्चात संयुक्त परिवार एक साथ नहीं रह सका, अतः उन्होंने पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जब पिता की मृत्यु हो गई मरग्या की, तो उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी वो बांट ली। और घर के पिछवाड़े में बने कुएं के अतिरिक्त सब कुछ आधा आधा बांट लिया। जो कुआं था घर के पीछे, वो दोनों भाइयों का साझा कुआं था, लेकिन कुएं के सिवाय जो संपत्ति थी वो दोनों भाइयों में आधी आधी बट गई थी। मरग्या व उसका भाई कट्टर शत्रु बन रहे थे, जिस तरह से आज बनते हैं, आपने देखा होगा। दूसरे व्यक्तियों से हम लगाव रखते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन से नहीं रखते हैं। कि मरग्या नहीं चाहता था कि उसका भाई उस कुएं से पानी भरे पर सब लोग ने मिलकर कुएं को संयुक्त संपत्ति कहा। मरग्या बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा भाई इस कुएं से पानी भरे, लेकिन सभी जो वहाँ के व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ये दोनों का कुआं है, साझे का कुआं है। अब मरग्या ने कुएं पर स्नान करना चाहा तो उसने तांबे का बर्तन ढूंढा, जो लोटा होता है, आपने देखा होगा, एक बर्तन होता है तांबे का, उसी से जो पुराने व्यक्ति होते थे वो नहाया करते थे। जो उसे नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। इसी दौरान बालू की उंगली जल गई। जैसे ही मरग्या नहाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बताया गया कि मरग्या का जो बेटा है बालू, उसकी उंगली जल गई तथा वह चिल्लाने लगा। उसकी माँ यह सुनकर समीप पासी में एक दुकान थी, वहाँ से दौड़कर आई, जहाँ पर कुछ खरीदने चली गई थी वो मीनाक्षी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मरग्या की पत्नी है उसका नाम है मीनाक्षी, और जो बेटा है उसका नाम है बालू। ये जो नाम है आप अच्छे से याद रखें। मीनाक्षी चिल्लाने लगी तथा पूछने लगी कि उसकी उंगली कैसे जल गई। इस पर मरग्या ने उसको चिल्लाने से रोका कि चुप करो, चिल्लाओ मत, उसकी उंगली पर मरहम लगा दो, और कहा कि अगले दिन वह उसे पिपरमेंट ला कर देगा। मरग्या ने अपने बेटे से कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पिपरमेंट लाऊंगा। तो रात्रि में मीनाक्षी मरग्या से बालू की शरारती गतिविधियों के विषय में बताती है। जब रात्रि हो जाती है, जो मरग्या की जो पत्नी होती है मीनाक्षी, वो अपने पति से बेटे के बारे में सारी बातें बता देती है। उसमें कुछ बुरी आदतें, वो कहती है कि हमारे बेटे में कुछ बुरी आदतें पड़ गई हैं, तथा शाम को उसे संभालना बड़ा कठिन कार्य था। मरग्या अपने पुत्र के विषय में कुछ भी बुरा व कठोर नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि मरग्या अपने पुत्र से भी बहुत प्रेम करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे छोटे से बच्चे के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम परेशान मत हो इतने छोटे बच्चे के लिए। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वह एक दिन घर में ठहर कर देखे। आपने देखा है ना, जब लड़ाई होती है तो माँ ने कहा ठीक है, आप इसे एक दिन संभाल कर देखिए।
पिता ने कहा, क्या वह बाहर जाकर लोगों के लिए ऋण का प्रबंध कर सकती है? तुम बही खाते बनाने लग जाओ, ऋण देने लग जाओ, मैं पुत्र को संभाल लूँगा। आपस में यही बहस होने लगती है दोनों में। अगले दिन बालू ने अपनी उंगली जलने के जुर्माने स्वरूप अपने माता पिता के लिए कठोर सजा रख दी। उसकी उंगली जल गई थी। बच्चे जब जिद करते हैं तो कुछ भी करा लेते हैं। वो बालू की उंगली जल गई थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक शर्त रख दी और खाना भी नहीं खाया, वस्त्र पहनने से मना कर दिया। वह पहले पिपरमेंट चाहता था। उसने कहा, मुझे पिपरमेंट चाहिए पहले। इस पर प्रातः मरग्या को अपने पूर्ववत व्यवसाय पर जाने से विलम्ब हो गया। जब ये बातें चल रही थी तो जो मरग्या था उसे अपने काम के लिए जाने में देरी हो गई। वह अपने संदूक को खोलकर लाल बही में खातों को दोहरा नहीं सका। जब मरग्या अपने काम के लिए जाता था तो जो पेपर्स होते थे उसे रिवाइज करके जाता था। वो उस दिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुका था कि वह सदैव क्या करता था। जब मरग्या ने देखा कि बालू घर के पीछे की तरफ बाल्टी में भरे पानी से बिखेरने में व्यस्त है, वो काम में लग रहा है, तो वह घर से बाहर चुपके से निकल जाता है। मरग्या जब पानी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, बालू को अपने पिता की तलाश शुरू करनी है। अब बालू को याद आ जाता है, मेरे पापा कहाँ गए। वो ढूंढने लग जाता है। जब उसे उसका पिता नहीं मिला तो उसने ज़ोरों से रोना प्रारंभ कर दिया। इस पर दीवार के दूसरी ओर से एक स्त्री चिल्लाई। जब बालू बहुत ज़ोर से रोने लगा तो जो पड़ोस की महिलाएं थी वो चिल्लाने लगीं और कहने लगीं कि ज़्यादा उम्र में बच्चों को जन्म देने का यही सबसे बड़ा दोष है। वो मरग्या को और मरग्या की जो पत्नी थी उसके बारे में ऐसे कहने लगी कि ज़्यादा उम्र में बच्चे होते हैं तो यही सब होता है कि वे अपने बच्चों को शैतान बना देते हैं। यह विडंबना से भरा हुआ है, यह एक आयरनी से बना हुआ है, क्योंकि वह टिप्पणी करने वाली स्त्री स्वयं 10 बच्चों की माँ थी। जो ये बातें बोल रही थी वो 10 बच्चों की माँ थी पहले से ही। जो ही मरग्या बैंक के समक्ष बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचता है तो वह देखता है कि वर्दी पहने हुए बैंक का एक चपरासी उसके सामने खड़ा है। जब मरग्या उस दिन अपने काम के लिए जाता है तो वो देखता है कि पहले से ही वहाँ पर एक वर्दी पहने हुए आदमी खड़ा है। मरग्या ने सोचा कि वह अरुलदास के साथ शत्रुता का व्यवहार करे। वो अरुलदास था जो उसके सामने वहाँ पर खड़ा था। अरुलदास एक बैंक का चपरासी है, वो वहाँ पर खड़ा था पहले से ही। मरग्या सोचने लगा कि मुझे इसके साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए या मित्र जैसा, वो सोचने लगा। अंततः मरग्या को अरुलदास ने बताया कि बैंक के सचिव ने उसे बुलाया है। मरग्या से अरुलदास कहने लगा कि तुम्हें जो बैंक के सचिव हैं उन्होंने बुलाया है, परंतु मरग्या ने कहा कि वह बैंक के सचिव का चपरासी या नौकर नहीं है। यदि वह बैंक का सचिव है तो स्वयं मरग्या भी बैंक का स्वामी है। मरग्या ने कहा, यदि वो बैंक का सचिव है ना तो मैं भी यहाँ का बैंक का स्वामी हूँ, जिसे काम है मेरे पास आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा। अरुलदास ने मरग्या को बताया कि बैंक का सचिव 500 रुपये प्रति माह वेतन कमाता है। ये बात आप ध्यान से नोट करें। उसने बताया कि सचिव को कितने पैसे मिलते थे, 500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, तथा वह बहुत बड़ा अधिकारी है, इसीलिए उसे वहाँ चले जाना चाहिए। चपरासी कहने लगा, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं, आप वहाँ चले जाएं। मरग्या धनी बनने के विषय में सोचने लगा। वह सोच रहा था कि चांदी के चश्मे के स्थान पर सुनहरा चश्मा तथा स्वच्छ धोती प्रयोग करना चाहिए। वो कहने लगा, यदि मैं जाऊँगा तो मुझे सोने का चश्मा पहनना चाहिए और धोती पहननी चाहिए साफ़, ताकि लोग उसे धनी व्यक्ति समझें। अंततः उसने अरुलदास को जवाब दिया, जो बैंक का पीएन था उसको जवाब दिया मरग्या ने कि उसे बैंक के सचिव से कोई काम नहीं है, और अगर सचिव को काम है तो वो स्वयं उसके पास है। कहा कि तुम जाओ, मुझे उससे कोई काम नहीं है, अगर सचिव को मिलना है तो वो मेरे पास आ जाएं। ये सारी बातें मरग्या ने अरुलदास को इन सुझावों के साथ कही कि वे सारी बातें बैंक के सचिव से जाकर कह दे। मरग्या ने कहा, जाओ कह दो, अपने सचिव से जाकर ये सारी बातें कह दो। मजदूरों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उसे अरुलदास के समक्ष ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वहीं पर मजदूर थे जहां पर ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी एक मजदूर ने मरग्या से कहा कि तुम ऐसी बातें मत करो, वो एक बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि सचिव वैसा ही करेगा जैसा कि अरुलदास उससे कहेगा। उस मजदूर ने बताया कि आप ऐसा मत कहिए, आप जो भी इससे कह दोगे ये सचिव से जाकर कह देगा।
तथा साथ ही अरुलदास स्वयं में एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, जबकि जो पियन था वो भी इतना अच्छा व्यक्ति नहीं था। वो कुछ बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पर बोलता। मरग्या की अंतरात्मा ने अपमानित सा महसूस किया। फिर मरग्या को बहुत अपने आप में शेम फील हुई, शर्म महसूस हुई। उसने सारा दिन कठोर परिश्रम किया। जब वह अपने दिन की व्यस्तता से निपटकर अपनी संदूक बंद करने वाला था, तभी उसने सिर पर टोप पहने एक स्वच्छ व्यक्ति को अपने समक्ष पाया। जब शाम का समय हो गया, उसका काम करने का जो समय था वो बंद हो गया, संदूक बंद करने ही वाला था मरग्या, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक हैट लगाकर, एक स्वच्छ से कपड़े पहने हुए उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह एक अच्छा यूरोपवासी लग रहा था। मरग्या ने स्वयं को गंदी धोती, फटी कमीज व काली टोपी के नीचे बालों के गुच्छे में स्वयं को अपमानित सा अनुभव किया। आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, जो मुनीम होते हैं उनके बाल कर्ली रहते हैं, वो गंदी सी धोती रहती है उनकी और एक फटी सी कमीज रहती है। वो भी इस तरीके से फील कर रहा था, उसको बहुत बेकार महसूस हो रहा था मरग्या को। इस व्यक्ति ने मरग्या को देखा, उसके लोहे के संदूक को देखा तथा उसमें से एक मुट्ठी बैंक के ऋण पत्र उठा लिए और जो मरग्या जो फॉर्म्स रखता था वो सारे फॉर्म्स ले लिए तथा मरग्या से पूछा कि वे उसे कैसे मिले। और मरग्या से वो कहने लगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुम्हें कैसे मिले ये फॉर्म्स। अरुलदास शांत खड़ा था जो पियन था। मरग्या ने सचिव को, क्योंकि जो व्यक्ति इतना स्वच्छ कपड़े पहने हुए और हैट लगाए हुए खड़ा था वो सचिव था बैंक का, सचिव को इन ऋण पत्रों को वापस रख देने को कहा। सचिव जो मरग्या ने सचिव से कहा, आप मेरे फॉर्म यहीं पर रख दीजिए, अन्यथा वह पुलिस को बुलाएगा। मरग्या कहने लगा, या तो मेरे फॉर्म रख दीजिए, मैं पुलिस को बुला दूंगा। सचिव ने वे ऋण पत्र अरुलदास को दे दिए, पियन को दे दिए तथा सामने प्रतिरक्षात अपनी गाड़ी की ओर चल दिया और जहाँ पर सचिव की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर जाने के लिए वो चल दिया। सचिव ने मरग्या को चेतावनी दी कि वह अपनी उन गतिविधियों को रोक दे, अन्यथा वह शीघ्र ही जेल में होगा। जो सचिव था वो अधिकारी था। सचिव ने उसे धमकी दी मरग्या को कि या तो ये अपने जो काम है, क्योंकि जो मरग्या था वो लीगल काम नहीं करता था, इल्लीगल काम करता था, तो सचिव ने उसे डांटा कि ये काम अपने रोक दो, नहीं तो तुम कुछ दिनों के बाद जेल में हो गई। मरग्या ने अपनी वस्तुएं संभाली तथा अपने घर की तरफ चल दिया। उसने बड़ा कुपित तथा दुर्भाग्यशाली महसूस किया। जब मरग्या अपने घर को जा रहा था उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वह इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि लोग उसके लोहे के संदूक के कारण उसे नहीं समझते हैं। मरग्या ऐसा समझता था कि जो मेरा ये लोहे का संदूक है, ये व्यक्ति जो देखते हैं मुझे नहीं समझते हैं। उसने अपना चांदी का चश्मा अपनी जेब में रख लिया। वह सोचता है कि सचिव ने भी उसके दयनीय व्यक्तित्व के कारण ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया है। मरग्या सोचता था कि जो मेरा ऐसी आज बेइज्जती हुई है, मेरी इंसल्ट की है, वो मेरी इस हालत को देखकर हुई है। मैंने इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसी वजह से सचिव ने आज मेरी गंदी बेइज्जती की है। रास्ते में हो सकता है कि यूएन स्टोर का मालिक मिल जाए। जो मरग्या है वो सोचता था कि यूएन स्टोर का मालिक ना मिल जाए, जिससे मरग्या ने चश्मे लिए थे, तथा वह चश्मे की कीमत ना मांगने लग जाए। इसीलिए मरग्या ने संकरी सी कबीर लेने की ओर अपना रास्ता बदल लिया। एक छोटी सी गली से वो अपने घर को जाने लगा। मरग्या अपने घर पहुंचा तथा उसने अपना लोहे का संदूक बेंच के नीचे रख दिया। उसकी पत्नी लड़के को बरामदे के पीछे नहला रही थी। जब बच्चे को पता चला कि उसका पिता घर आ चुका है तो बच्चा खुशी से चिल्लाने लगा। मरग्या ने सोचा कि उसकी पत्नी गंदी धोती में थी तथा उसका पुत्र भी एक गंदी कमीज पहने हुए था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बच्चे को नई कमीज पहनानी चाहिए। मरग्या कहने लगा, इसने गंदी कमीज क्यों पहनी है, तुम इसे नई कमीज पहनाओ। पत्नी ने उत्तर दिया कि उसके पास मात्र 4 ही कमीजें हैं तथा उनमें 3 वह पहले ही गंदी कर चुका है, अतः उसे उसके लिए नई कमीज खरीद देनी चाहिए कि आप इसके लिए एक नई कमीज खरीद दो। इसके पास तो 4 ही कमीज हैं, 3 गंदी हो गई हैं और यही कमीज है। रात को मरग्या ने अपनी पत्नी से वह सब कुछ बता दिया जो दिन में उसके साथ घटित हुआ था। जो सचिव वाली बातें हुई थी वो सारी बातें मरग्या ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को बता दी।
जो उसके साथ घटित हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसे अरुलदास व सचिव से इस अपमानजनक ढंग से बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी कहने लगी कि आपको जो सचिव हैं उनसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, कि उसे अरुलदास व सचिव से इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। सचिव एक धनी व्यक्ति था। पत्नी ने बताया कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनसे, क्योंकि वो एक बड़े व्यक्ति हैं, वो एक धनी व्यक्ति हैं। मरग्या में आत्मविश्वास जग गया कि एक दिन वह भी धनी व्यक्ति बनेगा। मरग्या ने तभी से सोचा, मैं भी एक दिन बड़ा व्यक्ति बनूंगा। फिर वह बालू के लिए साइकिल खरीदेगा, अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा, तथा जब बालू स्कूल जाने लगेगा तो उसके लिए एक कार खरीदेगा। जो मरग्या व्यक्ति था वो भले ही लालची था, लेकिन वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और वो उसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता था। वो सोचने लगा, जब मैं इसके लिए साइकिल खरीदूंगा, अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदूंगा, और जब स्कूल जाने लग जाएगा मेरा बेटा, इसके लिए बहुत सारी वस्तुएं, मैं कार भी खरीद दूंगा और बहुत सारी वस्तुएं खरीदूंगा। उस स्थिति में कोई सचिव उसको क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। फिर सोचने लगा, जब मैं इतनी बड़ी कंडीशन में हो जाऊंगा तो मुझे कोई भी सचिव नहीं इंसल्ट कर पाएगा। मरग्या को अरुलदास पर बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसने कहानियाँ बनाकर सचिव को सुनाई। मरग्या सोच रहा था कि जरूर इस पियन ने, जो अरुलदास है, उसी ने मेरे बारे में ऐसा सचिव से कहा होगा, कुछ गलत सलत कहानियाँ बनाई होंगी, तभी सचिव ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया है। सचिव ने उससे गवर्नर की तरह बातें की। मरग्या सोचने लगा, सचिव इतना बड़ा व्यक्ति है, उसने मुझसे ऐसे बातें की जैसे वो गवर्नर हो। कुछ क्षणों के लिए मरग्या वह सब कुछ भूलकर धनी बनने के विषय में सोचने लगा। वो सपनों में खो गया कि मैं धनी बन जाऊंगा। वह सोचता था कि केवल धनी लोगों का ही इस दुनिया में सम्मान होता है। जो मरग्या है, केवल उसकी एक ही इच्छा है, अब धनी बनने की। वो सोचता है कि जब इस दुनिया में जो भी व्यक्ति धनी होते हैं उन्हीं की इज्जत होती है। यहाँ पर दुनिया में सम्मान ही सब उनका करते हैं जिनके पास धन होता है। वह सोचता है कि वह मात्र अकेला ऐसा व्यक्ति है जो वित्तीय संकट से उबरने हेतु लोगों की सहायता करता है। मरग्या सोचने लगा, केवल इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो व्यक्तियों की लोन लेने में, व्यक्तियों को जो ज़रूरत होती है पैसों की, उन्हें कष्ट से उभारने में मैं ही मदद करता हूँ। उसके लिए धन रहित कोई इंसान एक जंगली पशु से बढ़कर नहीं था। फ्रेंड्स, ये लाइनें आप ढंग से याद रखें। मरग्या ने सोचा कि जिसके पास धन नहीं है वो एक जंगली पशु के समान व्यक्ति होता है। ये बातें मरग्या ने कही हैं। इस प्रकार वह अपनी पत्नी व पुत्र के लिए सब कुछ खरीद सकता था। रास्ते में मरग्या ने देखा कि कुछ लोग एक दरिद्र अनाथ के अंतिम संस्कार के लिए धन एकत्रित कर रहे थे। जब मरग्या जा रहा था तो मरग्या ने देखा कि कुछ लोग, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके शव को लिए जा रहे हैं, तो वो धन इकट्ठा कर रहे थे उसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए। मरग्या ने कुछ धन दिया उसमें, तथा शीघ्रता से आगे बढ़ गया। एक अनाथ के अंतिम संस्कार के इस दृश्य व विचार ने मरग्या को कुपित कर दिया। जब उसने ये बात देखी कि एक मरे हुए व्यक्ति के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है तो वो और ज़्यादा कुपित हो गया, और ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगे मरग्या के दिमाग में। ये लोग 3 या 4 दिन के लिए अपना कार्य छोड़ दिया है इन्होंने। जब कभी भी उन्हें किसी अनाथ की लाश मिल जाती है तो वे लाश के संस्कार हेतु काफ़ी धन एकत्रित करते हैं, तथा बाद में इसे बचाकर अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। क्योंकि जो मरग्या था, मरग्या ने बताया कि ये जो व्यक्ति हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो 3-4 दिन की ये छुट्टियां कर लेते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, जिससे कि इनके पास बहुत सारा धन हो जाता है। और जब शव का अंतिम संस्कार हो जाता है तो जो बचे हुआ धन होता है उसको ये मौज मस्ती में वेस्ट कर देते हैं। मरग्या फिर एक पार्क की ओर गया तथा वहाँ एक किनारे बैठकर यह सोचने लगा कि धनी किस प्रकार बना जाए। वो बड़ा बनने के सपने सोचने लगा कि मैं धनी कैसे बनूं। यह मार्केट रोड थी। दूसरी ओर लाली एक्सटेंशन था, जिधर से एक पुजारी आ रहा था।
मरग्या ने उस पुजारी को देखकर अपने हाथ जोड़ दिए जो पुरातन कलाओं में विद्यमान था। मरग्या ने जब उस पुजारी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। मरग्या उस पुजारी से धनी बनने के उपाय जानना चाहता था। मरग्या उससे इसलिए बोल रहा था ताकि मरग्या जान सके कि धनी किस तरह से बना जाए। पुजारी एक घर में पूजा करके वापस आ रहा था तथा इसी उद्देश्य हेतु वह अब दूसरे घर भी जा रहा था। पुजारी एक घर से पूजा करके आ रहा था और दूसरे घर को पूजा करने जा रहा था। मरग्या ने विनायक स्ट्रीट की तुलना लाली एक्सटेंशन की स्वच्छता से की। मरग्या जो था उसने विनायक स्ट्रीट जो थी उसकी तुलना एक्सटेंशन से की जो कि बहुत स्वच्छ था। इस प्रकार दोनों ने आधा घंटा बातें की। मरग्या और पुजारी दोनों आपस में बातें करते रहे तथा मरग्या पुजारी के साथ व्यक्ति के घर गया जहाँ पर कि पंडित पूजा करने गया था। वहाँ उनके बच्चों को देखा। उसने इन बच्चों की तुलना अपने बालू से की। मरग्या ने वहाँ पर बच्चे देखे और उनकी तुलना अपने बालू से करने लगा। पुजारी ने उस बच्चों के लिए स्वास्थ्य की कामना की, जो पंडित करते हैं कि भाई स्वस्थ रहो, ऐसे कामना की। जो किसी रोग से पीड़ित था, उनका बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित था, उसके लिए पंडित ने उसकी स्वास्थ्य की कामना की। पुजारी ने पूजा का महत्व बताया कि वह बच्चा शीघ्र ही अपने रोग से पूजा के परिणाम से ठीक हो जाएगा। पुजारी उस घर में कहने लगा कि आप चिंता मत करिए, आप ये पूजा करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात के 9 बजे थे। रास्ते में गलियों में कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ से लौटते समय पुजारी ने मरग्या को लक्ष्मी पूजा के महत्व के बारे में बताया। जब दोनों वापस आ रहे थे तो पुजारी ने कहा कि लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उसका बहुत महत्व होता है। अगर यह देवी प्रसन्न हो जाए तो वह धनी बना देती है। मरग्या को इसी चीज़ की तलाश थी। मरग्या धनी बनना चाहता था। पुजारी ने बताया कि यदि लक्ष्मी की पूजा करोगे तो धनी बन जाओगे। वह इस वक्तव्य से मरग्या को मोहित कर दिया। इस बात ने मरग्या को बहुत मोहित कर दिया तथा उसके मन में पुजारी के प्रति बड़ा आदर भर गया। अंत में मरग्या ने पंडित से अपनी तीव्र इच्छा के विषय में बताया कि वह धनी बनना चाहता है। फिर मरग्या पंडित से कहने लगा कि मैं धनी बनना चाहता हूँ। पंडित ने उसे बताया कि वह उसे धनी बनने के लिए रास्ते दिखा देगा। इसके लिए यह आवश्यक था कि एकाग्रचित होकर एक मन से संपूर्ण पूजा की जाए। पंडित ने बताया कि अगर एकाग्रचित होकर तुम संपूर्ण मन से पूजा करोगे तो धनी बन जाओगे। मरग्या ने सोचा कि पुजारी काला जादू हो सकता है, पुजारी काला जादू कर सकता है तथा वह उससे इकलौते लड़के का सिर देने के लिए कह सकता है। मरग्या के मन में पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे। मरग्या सोचने लगा कहीं ये पुजारी काला जादू तो नहीं कर रहा, मेरे बेटे को ये तो नहीं कह दे कि उसका सिर दान करने के लिए तो नहीं कह दे। मरग्या अब अपने घर जाना चाहता था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी ने उसको जाने की आज्ञा दे दी क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और पत्नी भी चिंतित होगी। मरग्या रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसकी अपनी पत्नी को विलम्ब से आने का कारण क्या बताऊंगा मैं कि मुझे देर क्यों हो गई। वह अपने घर पहुंच गया। जब मरग्या अपने घर पहुंच गया, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, उसे घर विलम्ब आने का कारण पूछा कि आपको देर क्यों हो गई है। मरग्या इस प्रश्न को टाल गया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया तथा सीधे छोटे से कमरे में अपने वस्त्र बदलने चला गया। उसका पुत्र पहले ही सो चुका था, बालू तथा मीनाक्षी भी सोती सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मीनाक्षी भी नींद में थी। उन्होंने चुपचाप भोजन कर लिया। मरग्या अपने पुत्र के साथ सोने चला गया। रात्रि में मरग्या अरुलदास सचिव तथा धनी बनने के तरीकों पर विचार करता रहा। मरग्या ने पूरी रात धनी बनने के सपने देखे। रात्रि में वह नींद में अपने बिस्तर से इतनी जोर से चिल्लाता हुआ उठा कि उसकी पत्नी तथा पुत्र दोनों जाग गए। उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा कि चिल्ला क्यों रहे थे। उसने कहा कि कोई व्यक्ति उसके घर में घुस गया है तथा वह सीधे सीधे पिछवाड़े की ओर आ गया है, घर के पीछे से आ गया है। रात में अच्छा खासा शोर मच गया। इस शोर को सुनकर पड़ोसी टिप्पणी करने लगे कि इनके साथ तो कुछ ना कुछ सदा होता रहता है, गड़बड़ रहती है हमेशा, रात में भी इन लोगों को शांति नहीं है। पड़ोसियों ने ऐसा कहा
अगली प्रातः जब अगली सुबह आई, मरग्या ने अपने खाते जांचने प्रारंभ कर दिए। मरग्या ने अपनी जो बही खाता था उसको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दफ्तर अपने काम पर जाने से पहले उन्हें दोहराता था। उसका पुत्र बालू आया तथा उसकी गोद में बैठ गया। मरग्या ने लड़के को बाहर जाने को कहा तथा खेलने को कहा, परंतु लड़का आज्ञा मानता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। मरग्या ने कहा कि जाओ बेटे, तुम बाहर खेलो, मैं पढ़ाई का कुछ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मरग्या नहीं सुना और उसका कहना नहीं माना। मरग्या ने लड़के को कहा कि अगर वह बाहर चला जाएगा तो उसके लिए एक छोटा सा हाथी खरीद देगा। मरग्या हमेशा झूठ बोलता था अपने बच्चे के लिए। मरग्या ने कहा, बेटे तुम बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए हाथी लाऊंगा, जैसा कि हम भी बोल देते हैं अपने बच्चों को। लड़के ने कहा कि अभी खरीद कर दो, परंतु मरग्या ने इसे किसी और दिन खरीदने का वायदा किया। मरग्या ने कहा, नहीं नहीं, हाथी तो अभी चाहिए मुझे पापा, अभी चाहिए। लेकिन मरग्या ने कहा, नहीं नहीं बेटे, मैं किसी दिन और ला दूंगा तुम्हारे लिए हाथी। इस पर बच्चा नाराज हो गया। आपको तो पता है जब बच्चे नाराज हो जाते हैं, तथा उसने खातों पर लात मार दी तथा इन्हें गंदा कर दिया। मरग्या को क्रोध आ गया तथा बच्चे को कंधा पकड़कर एक बिल्ली की तरह ऊपर उठा दिया। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है तो कान पकड़ के बच्चे को ऊपर उठा दिया, जैसे कि उसे दूर फेंक देना चाहता हो। बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ माँ। उसकी माँ दूर से भागकर उसके पास रसोई से आई तथा पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मरग्या ने उसे खराब हो चुके खाते दिखाए। मरग्या ने दिखाया, देखो ये तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है, तथा उसे बंदर कहा। मरग्या ने उस बच्चे को बंदर भी कहा। मरग्या ने बच्चे को छोड़ दिया। लड़का रोने लगा। लड़के ने रोना बंद कर दिया, लाल बही उठाई तथा उसे लेकर इधर उधर दौड़ने लगा। जो बालू था, बालू इस नोवेल में बहुत शरारती दिखाया गया है, और जब बच्चा जिद्दी हो जाता है तो कुछ भी कर देता है। बालू ने पहले लात मारी थी, फिर वो रोना चुप हो गया और फिर अपने पिता के जो बही खाते थे लाल किताब, उसे उठाकर इधर उधर भागने लग गया कि यही किताब है जो भी है, और उसे लेकर भागने लग गया। वो इधर उधर दौड़ने लगा। पति व पत्नी ने लड़के को पकड़ने की चेष्टा की, वो दोनों उसके पीछे, और वो किताब को लेकर आगे भागने लग गया, लेकिन व्यर्थ रहा। जो बालू था वो पकड़ा नहीं गया किताब लेकर, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ भागते हैं। इसी दौरान पत्नी की टक्कर पति से हो जाती है। इस पर मरग्या नाराज हो जाता है कि तुमने टक्कर क्यों मार दी मुझे, तथा उससे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहता, चली जाओ यहाँ से। लड़का हंस रहा था तथा इस खेल का आनंद ले रहा था। बालू को बहुत हंसी आ रही थी ये सब चीज़ें देखकर कि मेरे पिताजी की और माँ की टक्कर हो गई और पिता डांट रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको। लड़का घर से बाहर निकल गया। मरग्या ने गुजरने वालों से उसे घेर लेने को कहा। लड़का बही खाता लेकर बाहर भाग गया बालू, और मरग्या ने कहा कि जिसे वो दिखे इसे पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। लड़का बड़ा चालाक था। जैसे ही उसने देखा कि वह अब पकड़ा जा सकता है, बालू ने देखा कि अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, उसने वो लाल बही को गंदी बहने वाली नदी में फेंक दिया। और जो मरग्या का जो पूरा आज तक का जो सारा कार्य था, जिसमें सारे रिकॉर्ड थे, वो किताब ली, पकड़े हुए जो था लाल किताब, वो गटर में फेंक दी। कुछ सोच रहे थे कि लड़के ने सोने की चैन नाली में फेंक दी। कुछ व्यक्ति वहाँ पर सोच रहे थे कि शायद चैन फेंक दी बच्चे ने। लोगों को मरग्या पर दया आ रही थी। कुछ सोच रहे थे कि लड़के ने नाली में संदूक फेंक दिया है। कुछ सोच रहे थे कि लड़के ने सोने की चैन फेंक दी है। अंततः नाली इतनी गंदी थी और अंधेरी थी कि उसमें लाल बही खाते का कोई पता नहीं रहा। बेचारे की वो बही खाता नाली में ही चली गई। इस पर मरग्या नियंत्रण से बाहर हो गया। अब तो वो बहुत क्रोधित हो गया था। उसने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। लोग उसे हृदय रहित राक्षस कह रहे थे। जब वो बच्चे को मारने लगा मरग्या, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल राक्षस है, बच्चे को मार रहा है, इसके पास तो हृदय ही नहीं है। बालू ने रोना शुरू कर दिया। लोग उसे निर्दयी पिता कह रहे थे। मरग्या के संबंधियों ने यह सब दृश्य देखा तथा कहने लगे कि इस घर में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, गड़बड़ी चलती रहती है। मरग्या इन टिप्पणियों को सहन न कर सका, अतः वह सीधे अपनी रसोई की तरफ गया, जहाँ उसकी पत्नी ने पूछा कि लड़का कहाँ है। मरग्या बोला कि शायद वह नाली में लुढ़क गया होगा। मरग्या ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पता, नाली में गिर गया होगा। उसकी पत्नी बोली कि पिछले 2 दिन से वह अपने होश में नहीं था। पत्नी बोली, आप 2 दिन से होश में नहीं हैं।
मरग्या इस बात पर अपनी पत्नी को कठोरता से उत्तर देता है कि वह यह सोचती है कि वह दिन भर जुआ खेलता है। आपने तो देखा ही होगा, बिल्कुल सेम हमारे माइंड में ये आपके माइंड में भी इमेज आ रही होगी। पत्नियां जब कुछ कह देती हैं तो पति ने कहा कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है मैं पूरे दिन जुआ खेलता हूँ, रात को शराब पीकर वैशाल्य में जाता हूँ। अगर वह ऐसी सोचती है तो वह स्वतंत्र है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो सोचती रहो। क्योंकि मरग्या बहुत गुस्से में था। मरग्या का सारा जितना भी आज तक की जो मेहनत थी वो उसके बच्चे ने गटर में फेंक दी थी। मरग्या का भारी नुकसान हो गया था। अब उसके पास और कोई खाता नहीं था। उसने इस रहस्य को अपने मुवक्किल के सामने उजागर न करने का निर्णय लिया। मरग्या ने सोचा, ये बात जो मेरे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं लोन दिलाता हूँ उनके सामने ना कहूँ कि मेरी किताब खो गई है। वह कभी यहाँ बैठता और कभी वहाँ बैठता। वह खातों का विवरण मात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर देता, क्योंकि बेचारे के पास अब किताब नहीं थी। जो व्यक्ति पैसा लेने और देने आते थे उनका जो उसके माइंड में याद रहता था उसी के अकॉर्डिंग वो करता था। यह उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया। एक दिन उसे एक मुवक्किल से धन वसूल करना था। एक दिन मरग्या को किसी व्यक्ति से अपना धन लेना था जिसने मरग्या से उधार ले रखा था। उस व्यक्ति ने उससे बड़ी बही के विषय में पूछा कि तुम्हारी लाल किताब कहाँ है। उसने कहा कि वह पुनः जिल्द बंधवाने के लिए भेज दी गई है। मरग्या ने झूठ बोला। मरग्या ने कहा कि उसे न जिल्द चढ़ने के लिए वो मैंने भेज दी है तथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा विवरण उससे कंठस्थ है। मरग्या ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं। जब कोई उससे संदूक के विषय में पूछता तो वह कह देता था कि उस पर रंग करवाने के लिए मैंने उसे भेज दिया है। मरग्या को झूठ बोलना पड़ता था। मरग्या से जब संदूक के लिए कोई पूछता तो मरग्या कह देता था कि मैंने उसे पेंट कराने के लिए भेज दिया है। उसके मुवक्किल काली ने उससे पूछा कि वह अपूर्वत उसे बरगद के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठता, कि मरग्या आप पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठते अब। तो उसने बताया कि उस पेड़ पर चिड़िया बैठती हैं। वह स्थान उसके व्यवसाय के लिए ठीक नहीं, कि मैं इसलिए नहीं बैठता, वहाँ पर चिड़िया बैठ जाती हैं पेड़ पर और मेरे लिए वो स्थान ठीक नहीं है, वो शुभ नहीं है मेरे लिए। काली ने बिना खाते के उसे 50 रुपये नहीं दिए। काली पर उसके पैसे थे। मरग्या को काली ने बिना बही खाते के 50 रुपये नहीं दिए थे। वह अपने पुत्र की शरारत पर क्रोधित था। मरग्या बहुत क्रोधित था। मरग्या की दृष्टि बैंक में आते व जाते लोगों पर रहती थी। उसे इस बात पर क्रोध आया कि काली उससे विमुख हो गया। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि काली ने भी मुंह फेर लिया और मुझे पैसे नहीं दिए, जबकि उसने आवश्यकता में उसकी सहायता की। मरग्या सोचता था कि मैंने इसे ज़रूरत थी जब इसकी सहायता की, लेकिन ये अब मुझे पैसे से देने से मुकर रहा है। परंतु प्रत्येक मुवक्किल इतना चालाक नहीं था, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि सभी मना कर रहे थे पैसे देने के लिए। अतः उसने लोगों से अपना धन वसूल करना जारी रखा। मरग्या बिना बही खाते के ही अपने पैसे लेना शुरू करता था, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें याद होती थी। पूरे सप्ताह में किसी प्रकार वह मात्र 200 रुपये वसूल कर पाया। किसी प्रकार जो मरग्या था पूरे सप्ताह में उसे 200 रुपये वसूल कर पाया। फ्रेंड्स, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ये समझाना आपको, ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है आपको समझ आई या नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे करते हैं। मरग्या पुनः उदासी की मनोदशा में मंदिर गया। जब मरग्या बहुत दुखी था, पूरे सप्ताह में उसे 200 रुपये कमाए गए। मरग्या फिर दोबारा से मंदिर गया। उसके नथुनों में जलते हुए तेल, पुष्प, अन्य वस्तुओं की सुगंध आ रही थी। जब मरग्या मंदिर में जाता है वहाँ पर स्मेल आ रही थी धूप बत्ती की, ये सब। उसने एक अनजान से पुजारी की आवाज़ सुनी। मरग्या मूर्ति के समक्ष दंडवत प्रणाम करने लगा। मरग्या एक मूर्ति के सामने जाता है और प्रणाम करने लगता है। कुछ क्षणों के लिए वह अपने पुत्र, बालू, पड़ोसियों, खाता बही, अरुलदास, सचिव, गांव वालों को भूल जाता है। मंदिर में जाते सबको भूल जाता है। चारों ओर यहाँ एक शांति थी। उसे बहुत शांति महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत दिन से दुख है जब से उसके पुत्र ने उसकी बही खाता गटर में डाला है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि मंदिर उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा है। उसे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। पुजारी आया तथा मरग्या को मंदिर में देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पुजारी ने उससे कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर आने को कहा कि तुम 1-2 बार मंदिर आया करो, शांति मिलेगी। अगले दिन ही मंदिर आ गया, लेकिन जो मरग्या था वो अगले दिन ही मंदिर चला गया। पुजारी ने सोचा कि वह उससे कुछ पूछने आया है, अतः उसने
उसने उसे पीने के लिए, दूध खाने के लिए फल दिए। मरग्या ने उन्हें अज्ञानिता से ग्रहण कर लिया। पुजारी ने फल और पानी दिया, मरग्या ने उन्हें खा लिया। पुजारी ने मरग्या से उसकी समस्याएं पूछी और मरग्या ने सब कुछ बता दिया। मरग्या ने कहा कि सारी अपनी जो प्रॉब्लम थी वो पुजारी को बता दी। फिर जो पुजारी ने मरग्या से कहा कि उसे धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, कि तुम पूजा करो ज्ञान की देवी की और धन की देवी की। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर दोनों देवियों का प्रताप होता है। इस समय ये दोनों देवियाँ मरग्या के लिए संघर्ष कर रही थीं। पंडित ने बताया कि ये देवियाँ जिस पर कृपा होती है वो बहुत धनी हो जाता है, और ये तुम्हारी जो देवी हैं दोनों, वो तुमसे संघर्ष कर रही हैं तुम्हारे लिए। इस पर मरग्या आत्मविश्वास से भर जाता है और पुजारी से पूछता है कि देवियाँ उनके लिए संघर्ष क्यों कर रही हैं, कि क्यों कर रही हैं वो मेरे लिए संघर्ष। इस पर पुजारी ने बताया कि देवी व देवताओं के रहस्यों का कोई समझ नहीं आता। पुजारी ने बताया कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि तुम देवी की पूजा करो, लक्ष्मी देवी की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसे किसी प्रकार की चिंता व परवाह नहीं रहती तथा वह सरस्वती की कृपा को धन से खरीद सकता है। ने कहा कि अगर तुम धन की देवी की पूजा करोगे तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। धन इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। पुजारी ने बताया। अगले दिन अपनी जन्मपत्री लेकर आने को कहा। मरग्या ने अपने घर लौट गया। पुजारी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें देखकर बताता हूँ, तुम कल अपनी जन्मपत्री लेकर आना। तभी जो मरग्या है अपने घर की तरफ लौट गया तथा पुजारी ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। मरग्या अपने घर पहुंचा तथा अपनी पत्नी से अपनी जन्मपत्री के विषय में पूछा। कहा कि मेरी जन्मपत्री कहाँ है। उसकी पत्नी ने उसे आश्चर्य के साथ ऊपर से नीचे तक देखा कि आज मेरे पति को क्या हो गया, ये क्यों मांग रहे हैं। मरग्या ने कहा कि वह अपनी जन्मपत्री दूसरी पत्नी लाने के लिए नहीं पूछ रहा। मरग्या इसमें हास्य हृदय भी दिखाया गया है। मरग्या ने कहा, जन्मपत्री दे दो, मैं अपनी शादी कराने के लिए तुमसे जन्मपत्री नहीं मांग रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसके साथ बहस करना निरर्थक समझा कि बेकार है इनसे बहस करना। वो चुप हो गई और उसने उसे वहीं छोड़ दिया। पत्नी वहाँ पर छोड़कर अपने बिस्तर में सोने के लिए चली गई। अगले दिन मरग्या 8 बजे उठा तथा 15 मिनट के अंदर ही दिनचर्या से निवृत्त होगा, सारे जो मॉर्निंग टाइम के जो हमारे वर्क होते हैं उनसे फिनिश होकर, तथा अपनी पत्नी से पूछा कि उसके लिए कॉफ़ी तैयार है या नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि आज दूध बेचने वाला नहीं आया है, उसने अपना बकाया धन मांगा है, कि आज दूध देने वाला आया ही नहीं और वो अपने पैसे मांग रहा था। काफ़ी शोर उत्पन्न हो गया इस बात पर। यह उसके लिए अपमान का विषय था कि मेरे घर में इस तरह से पैसों की वजह से और सामान की वजह से शोर मच रहा है, क्योंकि उसके भाई के परिवार ने यह सब सुन लिया था। क्योंकि भाई जो मरग्या का भाई था, मरग्या उसे दुश्मन समझता था और मरग्या को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे भाई ने सब बातें सुन ली होंगी। आज यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं था। बालू इस बात पर प्रसन्न था क्योंकि वह दूध पीना पसंद नहीं करता था। बालू को तो मज़े आ गए थे क्योंकि बच्चों को तो दूध पीना पसंद नहीं होता, चॉकलेट्स खाना पसंद होता है। मरग्या एक कमरे में गया तथा उसने अपनी जन्मपत्री ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक लकड़ी के विशाल संदूक में उसने अनेकों पत्र मिले। बालू वही आ गया, तब उसे बाधित करने लगा। फिर बालू छेड़छाड़ करने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे दूर ले जाओ इसे मेरी नज़रों से। बालू कुछ दूर चला गया पर उसे खूब शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। मरग्या स्वयं में बड़बड़ाने लगा कि उसने लड़के को बिगाड़ के रखा है बिल्कुल। मरग्या ने बच्चे को स्कूल भेजने का निर्णय किया कि मैं अब इसे स्कूल भेजूंगा, अन्यथा वह एक नालायक व्यक्ति बन जाएगा। अंततः मरग्या को अपनी जन्मपत्री मिल गई उस संदूक में, तो उसने यह अपनी जन्मपत्री अपनी पत्नी को दिखाई। बालू पुनः मरग्या को बाधित करने लगा। इतने में ही बालू दोबारा वहाँ पर आ जाता है और फिर छेड़छाड़ करने लग जाता है। इस पर मरग्या को क्रोध आ जाता है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि या तो वह उसे ले जाए, नहीं तो जन्मपत्री सही सारी वस्तुओं को नाली में फेंक दूंगा। इसे ले जाओ अपने पुत्र को यहाँ से, अन्यथा मैं सारी वस्तुएं अपनी नाली में फेंक दूंगा। मीनाक्षी ने मरग्या से जन्मपत्री ले जाने का कारण पूछा तो मरग्या मात्र हंस दिया। मीनाक्षी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ले जाती हूँ, लेकिन ये तो बताइए आप ये जन्मपत्री क्यों ले रहे हैं। तो मरग्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो हंस दिया।
और वो हंस दिया और उसने बताया कि वह शाम को देर से आएगा क्योंकि उसे बाहर कुछ कार्य है। बालू ने भी अपने पिता के साथ जाने की जिद की। मरग्या ने लड़के को उस गली के मोड़ तक आने के लिए कही कि ठीक है, चलो जिद कर रहे हो तो चलो मेरे साथ चलो। वो बालू को अपने साथ ले जाते हैं मोड़ तक। उसे एक भाषण दिया, बच्चे को समझाया पर कि वह अगर पिपरमिंट चाहता है तो उसकी बात मान ले, कि बेटे अगर पिपरमिंट चाहिए तुम्हें तो मेरी बात मान लो, चले जाओ घर। लड़का मान गया। अतः वह वापस आ गया। बालू बेचारा घर पे वापस आ गया। रात्रि में मरग्या पुजारी के पास पहुंचा जिसने उसकी जन्मपत्री का अध्ययन किया तथा बताया कि शनि उसके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा है। पंडित ने जन्मपत्री देखी और बताया कि तुम्हारे लिए शनि बहुत परेशानी कर रहा है। वह प्रतिदिन मंदिर में शहद चढ़ाकर शांति को प्रसन्न कर सकता है। उसने उसे संस्कृत में कुछ कविता लिखकर दी तथा तमिल भाषा में इसका अर्थ लिखने को कहा कि संस्कृत में ये कविता है, इसे आप तमिल भाषा में लिखो। पुजारी ने उससे कहा कि वह अब प्रार्थना की पूरी क्रिया समाप्त करके ही उसके पास आए। पुजारी ने कहा, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जब पूजा तुम्हारी पूरी हो जाए तभी मेरे पास आना। अगले दिन मरग्या ने अपनी पत्नी से कहा कि वह आगामी 40 दिनों के लिए कमरे में को साफ कर दे, क्योंकि मरग्या को पूजा करनी थी 40 दिन के लिए। उसने इसके अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं बताया, क्योंकि पत्नी के समक्ष भी यह रहस्य को खोलना मना था, क्योंकि पंडित ने कहा था कि पत्नी के सामने भी तुम्हें ये नहीं बताना है। इस कमरे के अंदर आवश्यक सामान रखा हुआ था, पर इसे भी बीच वाले कक्ष में रख दिया गया। बालू ने इस सारे सामान को मिला दिया। बालू ने जितना सामान रखा था सबको इधर उधर कर दिया। इस खेल का आनंद लिया और खेला वहाँ पर। मीनाक्षी को भय था कि कहीं उसका पति कमरे में काला जादू तो नहीं कर रहा। मीनाक्षी को भी डर हो गया कि मेरे पति को क्या हो गया है, काला जादू तो नहीं कर रहे हैं। कक्ष के सामान परिवर्तन करते समय पड़ोसियों ने इस शोर को सुना तो उन्हें भी संदेह हो गया। पड़ोसियों को जब पता चली शोर हो रहा है कि कमरे को क्यों साफ किया जा रहा है, तो पड़ोसियों को भी थोड़ा संदेह हो गया। मरग्या ने कमरे को सजा दिया तथा सामान लाने हेतु एक सूची के साथ 100 रुपये भी दिए। मरग्या ने अपनी पत्नी को 100 रुपये दिए कि ये सामान ले आओ और एक लिस्ट बना दी। उसने कमरे में लक्ष्मी की पूजा सामने रख दी। उसके लिए जप मुख्य था। सामने मूर्ति रख दी जिससे कि जप करना था। 2 दिन पश्चात पूर्णमासी के दिन मरग्या ने हिरण की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। इस पर कुछ लिखा था। पंडित के निर्देशों के अनुसार इसे अपने गले में डाल लिया। पंडित ने जो बताया था उस हिरण के टुकड़े को अपने गले में डाल लिया। उसने अपनी खिड़की को मामूली सी खोल रखा था ताकि पड़ोसियों की नज़र ना पड़े। उसने एक तालाब से लाल कमल की तलाश की, उसकी पंखुड़ियाँ जलाई, घी में मिलाई तथा अपने माथे पर लगा ली। मरग्या को इस कमल को ढूंढने हेतु काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। वह शहर के ऊपरी भाग की ओर एलामन स्ट्रीट के सामने सरयू के किनारे तक गया। एक ग्रामवासी ने मरग्या को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो बहुत दूर कमल लेने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर एक गांव का व्यक्ति मिल गया जिसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद मरग्या लगभग आधा मील पैदल चला। कांटों से उसके पैर जख्मी हो गए। तब वह तालाब तक पहुँचा। वहाँ उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक लेखक था तथा संवाददाता था। वो एक जर्नलिस्ट था और वो एक लेखक भी था जिसका नाम डॉक्टर पाल था। ये नाम आप फ्रेंड्स याद रखें, डॉक्टर पाल, जो कि एक लेखक था, एक जर्नलिस्ट था। वह लगभग 30 वर्ष का था। वो 30 साल का था। वह बहुत कम कपड़े पहने हुए था, इसीलिए उसने मरग्या के लिए फूल तोड़ दिया। वहाँ पर जाकर पानी में मरग्या के लिए उसने फूल तोड़ दिया। उसे अपने घर चले जाने तथा उसका अध्ययन कक्ष देखने को कहा कि मैं तुम्हारा कक्ष देखता हूँ। वह वहाँ एकांत में रहता था। जब मरग्या उस डॉक्टर पाल के वहाँ पर गया कक्ष में कि मुझे तुम्हारा कमरा देखना है, तो वहाँ पर देखा कि बिल्कुल एकांत था ताकि वहाँ कोई व्यवधान न डाल सके। वह समाजशास्त्र तथा प्रेम विज्ञान के ऊपर पुस्तक लिख रहा था। जो डॉक्टर पाल था वो समाजशास्त्र तथा प्रेम विज्ञान के ऊपर एक पुस्तक लिख रहा था। उसका उद्देश्य क्या था उस पुस्तक को लिखने का? मानवता को सुखी रखना तथा शांति देना। वह कुंवारा था। जो डॉक्टर पाल था वह अभी कुंवारा था और उस पुस्तक को लिखने का उसका उद्देश्य क्या था? जिससे मानवता सुखी रह सके।
अगले दिन मरग्या ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। वह प्रार्थना को प्रतिदिन 1000 बार दोहराया करता था। वहाँ कपूर व घी इत्यादि की सुगंध आ रही थी। उसकी पत्नी भी बड़ी अज्ञारिता से सारे सामान उसे लाकर देती। वह बड़ा प्रसन्न था। बालू बाहर से अप्पा कहकर पुकारता था, पर कमरे में यह आवाज़ बड़ी दूर से आती हुई प्रतीत होती थी। सुगंध से उसका हृदय उसे ऊपर उठता प्रतीत हुआ। उसे डॉक्टर पाल की पुस्तक याद आ गई। जब वो पूजा कर रहा था तब डॉक्टर पाल की पुस्तक याद आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पूजा में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने सोचा कि जब के 40 दिन पूरे होते ही वह धनी हो जाएगा। मरग्या ने वह कि अपने भाई का घर खरीद लेगा, विभाजित करने वाली बीच की दीवार को गिरा देगा, जिसने 2 भाइयों को बांट दिया उस दीवार को गिरा देगा। जबकि इस प्रक्रिया में मरग्या की आकृति पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 40 दिन हो जाते हैं। दाढ़ी बढ़ जाती है। उसका चेहरा व शरीर 40 दिन में बड़े दुर्बल, बहुत कमज़ोर हो जाता है वो, पर उसके चेहरे पर विजय की एक भावना थी। फ्रेंड्स, ये हमारा इस समरी का पहला पार्ट था, जो कि बहुत लॉन्ग था। मैंने इसीलिए आपको इसकी हिंदी समझाने की कोशिश की है, ताकि कम समय लगे और मैं अच्छे से आपको समरी समझा पाऊँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।